जय भीम नवोदय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के मंडनगढ़ तहसील में, और मंडनगढ़ में कोंजर नाम का एक विलेज है, और उस कोंजर गांव के पास एक ऐतिहासिक बौद्ध धरोहर है। वो धरोहर देखने के लिए आए थे। फिलहाल ये जो सिचुएशन में है आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इसके बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, अगर वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशंस जा सकती है। और ये सारे जो वीडियोस हम बना रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो का मतलब ये है कि ये सारे धरोहर जो है वो प्रिजर्वेशन किया जाए, इसका संवर्धन किया जाए। ये काम हमारी ABCPR लेनी संवर्धक टीम के माध्यम से हो रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारी लिपि है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, इसके बारे में एजुकेशनल तौर पर धम्मश्री के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो इस तरीके से काम चल रहा है दोस्तों। इस काम को आपको सहयोग देना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, उसके ऊपर जाकर आप हमारे सहयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष में जो लेनियों का निर्माण हुआ था वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय से हुआ है। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक से लेकर शिलाहार राजाओं तक ये जो परंपराएं चली है वो निर्माण करने की है, और उसके साथ साथ उसको जतन करने की भी है। तो जैसे हमने देखा कि भारतवर्ष में बिहार की बाराबार टेकड़ी में पहली लेनियों का निर्माण है। उसके साथ साथ अनगिनत स्टेट में, यानी कि भारत के अनगिनत राज्यों में लेनियों का निर्माण है, बौद्ध स्तूपों का निर्माण है। महाराष्ट्र में जब हम आते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में ऐसा कुछ धरोहर पाया नहीं जाता है। तो बहुत सारी जगह पर हमें ऐतिहासिक धरोहर देखने के लिए मिलते हैं। कहीं पर छोटा है तो कहीं पर बहुत ही बड़ा है। ऐसे ही मंडनगढ़ में ये कोंजर नाम का गाँव है दोस्तों। इस गांव में ये ऐतिहासिक धरोहर है, और ये धरोहर शायद हम जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे तो ये पता चलेगा। ये कोकन की खासियत होती है। कोकन में ये पत्थर ज़्यादा तौर पर मिलते हैं। इसे जांबा दगड़ कहा जाता है, यानी कि जांबा पत्थर कहा जाता है। ये असल में ये पत्थर हम लोग गांव में घर बनाने के लिए या बड़े बड़े मकान बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसी पत्थर के चट्टान पर इस लेनी का निर्माण किया है। तो सभी को पता है ये जो पत्थर है ये ज़्यादा साल टिकता नहीं है, क्योंकि इसका जो लाइफ है ये बहुत ही कम होती है। तो इसकी वजह से इन्होंने ज़्यादा बड़ी लेनी निर्माण नहीं की है, क्योंकि उनको भी पता था क्योंकि ये पत्थर में वो लेनी नहीं रह सकती। तो ये पत्थर भी एक पहाड़ की तरह नहीं होता है, ये अलग अलग बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनमें से एक कार्विंग किया हुआ लेनी है। और इस लेनी में जैसे दोस्तों पिछले हमने बहुत सारी लेनियाँ देखी है, लेकिन ये लेनी कुछ अलग ढंग से है। ये लेनी थोड़ा सा मंदिर टाइप हमें देखती है, लेकिन ये मंदिर नहीं है। उस समय इसको विहार ही कहा जाता था। जैसे में आप गोवा में जाएंगे तो गोवा में बहुत सारी लेनियाँ इसी प्रकार से है। मैं तो कहूँगा कि जैसे हम सिंधुदुर्ग क्रॉस करते हैं नीचे साइड में, तो हमें इसी तरीके का लेनियों का निर्माण मिलता है। आप गुहागर में जाएंगे तो गुहागर में तो हर गाँव में ऐसी बहुत सारी लेनियों देखने के लिए मिलती है। सिंधुदुर्ग में भी बहुत जगह पर ऐसी लेनियाँ देखने के लिए मिलती है। सिंधुदुर्ग में जो वाड़ा पड़ेल है वहाँ पर ऐतिहासिक लेनी है, जिसे आज वाड़ा विमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो वो भी लेनी करीबन जांबा पत्थर पे ही बनाई गई है, लेकिन वो ऐसे ही पत्थर पर बनाई हुई है। और दूसरी बात, राजापुर में आप जाएंगे तो पांगरी बुद्रुक नाम का गांव है दोस्तों। तो वहाँ पर भी ऐसे ही बुद्ध लेनियों का निर्माण हुआ था। ये वज्रकालीन बुद्ध लेनियाँ है। बाद में 10वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर शिलाहार राजाओं के समय जैन धर्मों का या जैन मुनियों के लिए इस लेनी का बहुत सारी जगह पर उनके एक्चुअली जैन लोगों के लिए लेनियाँ नहीं होती थी, क्योंकि जैन मुनि लेनियों में नहीं रहते थे। तो आजू बाजू में उनके मठ हुआ करते थे, या उनके जो मुनि होते थे उनका आश्रम हुआ करते थे। वहाँ पर पार्श्वनाथ है, महावीर है, तो इनके शिल्प बनाए जाते थे। तो यही लेनी में भी एक शिल्प रखा गया है, वो है जैन तीर्थकार महावीर इनका है, लेकिन उनका और इस लेने का कुछ संबंध है नहीं। किसी ने तो उठाकर यहाँ पर रखा है, तो शायद यही कहीं आसपास उनके मठ का या उनके आश्रम का अवशेष ज़रूर पाया जाएगा।
तो ये इंफॉर्मेशन हमें जानकारी देते हैं कि दोस्तों जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होते चला गया, वैसे जैनों का थोड़ा सा महाराष्ट्र में जैन का प्रभाव थोड़ा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि शिल्हार राजवंश था, शिल्हार राजाओं की एक ब्रांच थी, वो जैन फॉलोअर थी, एक थी जो शैव फॉलोअर थी और एक थी जो बुद्धिज़्म फॉलो करने वाली थी। तो ऐसे 3 शाखाएँ थी। तो इनमें से जो शिल्हार का जो कोल्हापुर साइड की जो ब्रांच थी, जिसे राजा भोज भी कहा जाता है, तो ये बुद्धिज़्म फॉलो करने वाला राजा था। तो शायद उन्होंने बहुत सारी जगहों पर बुद्ध लेनियों को सपोर्ट किया है, संवर्धन करने की भी कोशिश की है। और उनके अधिकतर ताम्रपट रह चुके हैं, तो उनके ताम्रपटों की भी जानकारी हमें एपिग्राफिका के वॉल्यूम्स में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इंस्क्रिप्शन, कार्पस इंस्क्रिप्शन जो वॉल्यूम्स है उसमें भी वो पाया जाता है। दोस्तों बहुत सारी जानकारी हमें उसमें पाए जाते हैं। आज इस लेनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस कहीं नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये न्यूली डिस्कवर हुए हैं, क्योंकि ये पहले के ज़माने में डिस्कवर नहीं हुए, ना तो ये ब्रिटिशों के टाइम पे डिस्कवर हुए, तो ये बाद में डिस्कवर हुए। तो दोस्तों इसके बारे में कम लोग जानते हैं। इस लेनियों का ABCPR टीम ने पहली बार यहाँ पर आए थे, वो था 2017 में। 4 नवंबर 2017 में इस लेनी पर ABCPR टीम आ चुकी थी। उन्होंने देखा था इस जगह को। बाद में अभी इसको संवर्धन करना ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो अनगिनत लेनियाँ हैं, लेकिन ये जो लेनी है ख़ास तौर पर नदी के पास में है। और एक जगह पर ऊपर साइड में भी कुछ अवशेष है, ऐसे ही कुछ अवशेष है, लेकिन वो पूरे मिट्टी में। अगर इसका ठीक सही ढंग से उत्खनन हो जाए तो शायद कुछ और एविडेंस पा सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारे जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो कोंझर का जब हम एविडेंस देखते हैं तो कोंझर के थोड़ा सा और पीछे साइड में, उस साइड में जाएंगे तो पंदेरी बुद्ध लेनी है। तो यहाँ से और नीचे जाएंगे तो सीधा हम महाड़ में जाते हैं। तो दोस्तों ये रूट कनेक्शन है जो हमारे बुद्धिस्ट सर्किट को मैच करता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जब कभी इतिहास फिर से दोहराया जाएगा तो ये जगह का नाम फिर से बाहर आ जाएगा। आज के जो ज़माने में लोग हैं, ना तो इसके बारे में उनको जानकारी है, ना तो इसके बारे में वो बोलते हैं। आज ज़रूरी है इसके बारे में बात करना, इसके बारे में बोलना, ताकि ये इतिहास है। अगर ये इतिहास लोगों को पता चलेगा तो एक नई क्रांति का जन्म फिर से हो सकता है, अगर इसके बारे में लोग जाने तो ऐसा बहुत जगह पर, बहुत अलग अलग प्लेस में हमें ये सारी बातें देखने के लिए मिलती हैं दोस्तों। तो ये कोंझर का जो ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे कि हमने अभी देखा है, तो महाराष्ट्र के हर एक जगह पर हमें ये ऐसे बहुत सारे धरोहर देखने के लिए मिलते हैं। ये थोड़ा सा आगे का कुछ पोर्शन जो है वो मिट्टी में दबा हुआ है और नदी के बाजू में ही ये प्लेस है। आप कभी इसके ऊपर आना चाहते हैं तो मंडनगढ़ बस डिपो से थोड़ा नीचे साइड में आएंगे तो कोंझर नाम का गांव आने के लिए वहाँ से राइट लेना पड़ता है। वो आप सीधे इस गांव में आएंगे तो गांव के पास ही एक नदी है, जिस नदी के पास ये ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको देखने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। अभी इसकी ज़रूरत है, इसका संवर्धन किया जाए, क्योंकि ये हज़ारों सालों से यहाँ पर है। और आज जो जिस अवस्था में इसे देख रहे हैं, शायद ये ऐसी अवस्था में नहीं होगा, शायद ये ऊपर से नीचे आया होगा, या कुछ उसका जैसे हम कहते हैं ना कि भूकंप है या अनगिनत कुदरत की, प्रकृति के कुछ उस कारण से ये इस हालत में आया है। तो दोस्तों यही एक हालत है, यही एक लेनियों का हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे महाराष्ट्र में बहुत सारे लेनियाँ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लेनी का इतिहास जानने से हमें पता चलता है कि उस समय का हमारा बुद्धिज़्म का कितना बड़ा सर्किट हुआ करता था, और उस समय में कितने बहुत बड़े पैमाने पर ये बुद्ध लेनियों का एक सर्किट हमें देखने के लिए मिलता है। और ये सर्किट हमें ये पता करता है कि भारत में बौद्ध धर्म की संस्कृति किस तरीके से फैली हुई थी, क्योंकि बुद्ध लेनियाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए बनाई जाती थी। तो शायद ये यहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए जगह बनाई होगी, क्योंकि नदी का क्षेत्र है, अच्छी जगह है, ये विपස්සना करने के लिए या ध्यान धारणा करने के लिए लोगों को बनाया होगा, क्योंकि ये जगह उसी तरीके से ही देखने के लिए मिलती है। बहुत ही शांति का अनुभव यहाँ पर होता है। केवल पानी का आवाज़ और कुछ पक्षियों का आवाज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और
विपश्यना करने की कोशिश करो तो शायद आपको उसके बारे में पता चल सके। लेकिन उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर विपश्यना क्या होती है, उसकी टेक्निक क्या होती है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो ही आप ये जगह पर आकर ध्यान कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पर पहले जो कोई भिक्षु यहाँ पर अरहंत भिक्षु होंगे, उन्होंने यहाँ पर या सोतापन्न हो गए, सद्गुरुदागामी हो गए, अनागामी हो गए, ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ स्टेज पर गए हुए भिक्षु होंगे। वो यहाँ पर बैठकर उन्होंने धम्म की प्रैक्टिस की होगी, धम्म का अध्ययन किया होगा। तो शायद अगर हम उस जगह पर फिर से वो प्रैक्टिस करें तो शायद उसका साथ हमें मिल सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम के साथ जब हम चलते हैं तो शायद वो उस लेवल तक जा सकते हैं। तो ऐसे ही एक धरोहर बनाए हुए हैं, तो इस धरोहर का संवर्धन होना उतना ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले पीढ़ी को ये संस्कृति पता चले, आने वाली पीढ़ी में ये धम्म की विचारधारा बने रहे और दुख मुक्ति का जो मार्ग है वो आने वाले हर एक पीढ़ी को मिलना चाहिए। इसके लिए काम करना है और इसके लिए ज़रूरत होती है धम्मदान की, यानी कि जैसे कि कहते हैं कि सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, यानी कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है, तो वो धम्म का दान है। तो धम्म का दान दोस्तों क्या होता है? वो धम्म का दान है जिस तथागत भगवान बुद्ध ने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया है, वो दुख मुक्ति का मार्ग हम जन जन तक दान करते चले आए, यही धम्म का दान होता है दोस्तों। तो और इस दान, ये धम्म दान देने के लिए जो लोग आगे जाते हैं तो उनको सपोर्ट करना ये एक बहुत ही दान पारमिताओं का एक भाग हुआ करता है दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें लेनी के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी लेनियों का जतन करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारे राष्ट्रीय धरोहर देखने के लिए मिलते हैं, उनका जतन होना चाहिए। इसीलिए हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे तभी ये जतन हो पाएगा। हज़ारों सालों से तो ये बच के आ रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी में शायद ये रहेगा या नहीं रहेगा, ये अपने ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसका जतन नहीं होगा तो शायद आने वाले कुछ पीढ़ियों में, आने वाले कुछ वर्षों में ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा और शायद ये अगर गिर जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको नीचे से पूरा पानी से ये नीचे का भाग धीरे धीरे जा रहा है। तो शायद ये आने वाले कुछ वर्षों में ये नदी के अंदर पाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे जो धरोहर है उनका हाल है दोस्तों। हालांकि दोस्तों हमारा एक कर्तव्य होता है कि आपको बताने की कोशिश करें। अगर आपको इस मूवमेंट में जुड़ना है दोस्तों तो आप ABCPR टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। और साथ साथ दोस्तों ये जो वेबसाइट है www.abcprindia.com, इस वेबसाइट पे जाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों ज्वाइन अस का फॉर्म भरिए। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको धम्मलिपि सीखना है तो यहाँ पर धम्मश्री का ऑप्शन है, जो धम्मलिपि सिक्कंद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करती है शिक्षित बनाने का, प्रशिक्षित बनाने का। तो दोस्तों उसके साथ ज्वाइन हो जाइए और आने वाली पीढ़ी को भी अपना ये धम्म बताने की कोशिश करते हैं या हमारे धरोहर बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कुंजर लेनियों का छोटा सा वीडियो, जिसके कारण आपको थोड़ी फार इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर इसलिए करो ताकि ये ऐतिहासिक धरोहर उनके पास है, उनके तक ये जाना चाहिए, उन लोगों को ये समझने के लिए, उन लोगों को इसके बारे में जानकारी के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लिया। दोस्तों जाते जाते वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयास है जो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा सहयोग ज़रूर दे दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो के लिए, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।